हमारी पुस्तक चली हुई है समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे सार्जेंट योजना की। सार्जेंट योजना क्या है? ये सभी बीएड के लिए है। जितने भी बीएड में बच्चे पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, आप हेडफोन यूज करें। दूसरी बात, आप इसको 1.5x पर देख सकते हो इस वीडियो को। और तीसरी बात, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे प्रश्न है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न है कि सार्जेंट योजना तत्कालीन भारत की पूर्ण राष्ट्रीय योजना थी। इस कथन की समीक्षा कीजिए। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सार्जेंट योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और बताइए कि यह योजना भारत के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई। यह प्रश्न आ सकता है कि सार्जेंट योजना के मुख्य सुझाव की व्याख्या कीजिए। तो आज हमें बात करनी है सार्जेंट योजना 1944 का सामान्य परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू सार्जेंट प्लान 1944। तो हुआ क्या था? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में देश में नई चुनौतियां उपस्थित हो गई। अब उन चुनौतियों की दृष्टि से शिक्षा का पुनर्गठन आवश्यक था। अतः गवर्नर जनरल प्रबंध कारिणी समिति की पुनर्निर्माण समिति ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को यानी कि CABE को यह आदेश दिया कि वह युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा योजना तैयार करे जिससे भारत में एक ऐसी शिक्षा का विकास किया जा सके जैसी ब्रिटेन में है, जिसके द्वारा भारत को ब्रिटेन की तरह सभ्य और विकसित किया जा सके। बोर्ड ने आदेश का पालन किया और एक योजना तैयार की। कुछ विद्वान इसी आधार पर इसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यह योजना युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद में भारत के लिए बनाई गई थी। इसलिए कुछ विद्वान इसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना कहते हैं। क्योंकि उस समय केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट थे, तो सार्जेंट के नाम से थे और यह योजना उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। इसलिए अधिकतर विद्वान इसे उन्हीं के नाम पर सार्जेंट योजना कहते हैं। सार्जेंट योजना का कार्य क्षेत्र क्या रहा? तो सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से निम्न अपेक्षा की थी। कौन कौन सी अपेक्षाएं की थी? पॉइंट नंबर 1, वह संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा की स्थिति का गहराई से अध्ययन करे। दूसरी बात, वह यह भी देखे कि देश में जन शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी की शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की क्या स्थिति है। पॉइंट नंबर 3, वह यह भी देखे कि सरकार ने अब तक नियुक्त शिक्षा समितियों और आयोगों के कितने सुझावों का क्रियान्वयन किया है। पॉइंट नंबर, और भारतीय शिक्षा के संख्यात्मक और गुणात्मक विकास में उनका क्या प्रभाव पड़ा है। पॉइंट नंबर 4, वह शिक्षा की भावी योजना में सरकार प्रशासन की भूमिका सुनिश्चित करे, सरकार की या प्रशासन की भूमिका को सुनिश्चित करे। पॉइंट नंबर 5, वह यह बताए कि उसके द्वारा प्रस्तावित योजना कितने समय में पूरी होगी और उस पर अनुमानित व्यय यानी कि अनुमानित खर्च कितना होगा। तो सार्जेंट योजना रिपोर्ट में क्या कहा गया? सार्जेंट रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित है। इससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और शिक्षा के अन्य अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है और उसके संबंध में सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट के अंत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना को पूरा करने में लगभग 40 वर्ष का समय लगेगा। इस पर लगभग 313 करोड़ रुपए, जो कि वर्तमान में 62,600 करोड़ के बराबर हैं, इतने खर्च होंगे। सार्जेंट योजना 1944 के सुझाव, सजेशन ऑफ सार्जेंट प्लान 1944। तो क्या सुझाव रहे? सार्जेंट योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रशासन और रूपरेखा के बारे में एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई। यहाँ उस सब का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। तो इस वीडियो में आपको एक पूरी सार्जेंट प्लान योजना मिलेगी। शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव क्या रहे?
तो बोर्ड की सम्मति में शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए। इस संदर्भ में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए गए? पॉइंट नंबर 1, उच्च शिक्षा और उच्च औद्योगिक शिक्षा का प्रशासन अखिल भारतीय स्तर पर हो और इसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार पर हो और शेष शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर हो। तो उच्च शिक्षा एवं उच्च औद्योगिक शिक्षा का प्रशासन अखिल भारतीय स्तर पर हो और इसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार पर हो और शेष शिक्षा जो बची है उसका उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर हो। पॉइंट नंबर 2, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय स्रोत से पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि केंद्र में एक सशक्त शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जो संपूर्ण देश में शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करे। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जाए। पॉइंट नंबर 5, प्रांतीय स्तर पर भी सशक्त शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए। पॉइंट नंबर 6, प्रांतीय सरकारों को अक्षम स्थानीय निकायों से शिक्षा की व्यवस्था अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक कार्यक्रमों में तालमेल होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सार्जेंट योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए गए। तो बोर्ड की सम्मति में किसी भी देश की शिक्षा योजना में शिशु शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और इस संदर्भ में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 1, भारत में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विद्यालय यानी कि नर्सरी स्कूल खोले जाएं। प्रारंभ में यह व्यवस्था कम से कम 10 लाख बच्चों के लिए की जाए। पॉइंट नंबर 2, जिन नगरों में शिशुओं की संख्या अधिक है वहां अलग से शिशु विद्यालय खोले जाएं और कम संख्या वाले क्षेत्रों में इन्हें प्राथमिक विद्यालयों के साथ में जोड़ा जाए। पॉइंट नंबर 3, शिशु शिक्षा निःशुल्क हो। पॉइंट नंबर 4, इस स्तर पर बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ साथ में सद्व्यवहार और सामाजिक बोध की शिक्षा दी जाए। पॉइंट नंबर 5, शिशु विद्यालयों में केवल महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए और ये अध्यापिकाएं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, शिशु विद्यालयों में शिशुओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। शिशु विद्यालयों में शिशुओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, परंतु उनके अभिभावकों को उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए अभिप्रेरित अवश्य किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। बोर्ड ने प्राथमिक स्तर के लिए बेसिक शिक्षा को स्वीकार किया, परंतु कुछ परिवर्तनों के साथ उसने प्राथमिक शिक्षा को किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दिए जाने के सिद्धांत स्वीकार किया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं उपयोगी नहीं होती, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 1, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 8 वर्षीय अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा को 2 स्तरों में बांटा जाए। जूनियर बेसिक 6 to 11 यानी कि 6 से 11 वर्ष, कक्षा 1 से 5वीं तक जूनियर बेसिक, और दूसरा है सीनियर बेसिक यानी कि 11 वर्ष से 14 वर्ष तक का बच्चा, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होगा। तो प्राथमिक शिक्षा को 2 स्तरों में बांटा गया। पहला जूनियर बेसिक, दूसरा सीनियर बेसिक। जूनियर बेसिक आयु 6 वर्ष से 11 वर्ष, कक्षा 1 से 5, और सीनियर बेसिक आयु 11 वर्ष से 14 वर्ष और कक्षा 6 से 8। पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय को रोकने के लिए उसे अनिवार्य बनाना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए
उपस्थिति निरीक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, यानी कि जो निरीक्षक अधिकारी हैं, अटेंडेंस ऑफिसर है, उनकी नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 5, जूनियर बेसिक शिक्षा का रूप क्रियात्मक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, जूनियर बेसिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य न किया जाए। पॉइंट नंबर 7, जूनियर बेसिक विद्यालयों में सह शिक्षा होगी, सह शिक्षा को एजुकेशन, जिसमें लड़की भी पढ़ेगी और लड़का भी पढ़ेगा। पॉइंट नंबर 8, जूनियर बेसिक विद्यालयों में जहां तक संभव हो महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 9, जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापक छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, सीनियर बेसिक शिक्षा में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में न हो, और उच्च योग्यता एवं क्षमता के बच्चों को माध्यमिक स्कूलों की कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाए। पॉइंट नंबर 11, सीनियर बेसिक स्तर की पाठ्यचर्या ऐसी हो जिसके द्वारा बच्चों को सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाया जा सके, किसी स्थानीय हस्तशिल्प कौशल में प्रशिक्षित किया जा सके। पॉइंट नंबर 12, सीनियर बेसिक स्कूलों में सामूहिक क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाए। पॉइंट नंबर 13, इस स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को होगा और वे परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकेंगी। पॉइंट नंबर 14, सीनियर बेसिक विद्यालय लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होंगे, सीनियर बेसिक विद्यालय लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होंगे। पॉइंट नंबर 15, सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:25 होगा। पॉइंट नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर बाह्य परीक्षाएं नहीं होगी, जो प्राथमिक स्तर है उस पर बाह्य परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए और विद्यालयों के द्वारा ही परीक्षा ले ली जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 17, उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए जाएं। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। बोर्ड ने शिक्षा के इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 11 से कक्षा 12 स्तर को समाप्त कर उसके प्रथम वर्ष यानी कि कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने और द्वितीय वर्ष यानी कि कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया। तो बोर्ड ने शिक्षा के इंटरमीडिएट स्तर यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 स्तर को समाप्त करके उसके प्रथम स्तर को कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए और द्वितीय वर्ष यानी कि कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया। और इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी बना दिया गया और उसने इस नई शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा 6 वर्षीय है। 6 वर्षीय अर्थात 11 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 11 तक होगी। तो कक्षा 6 से कक्षा 11 तक माध्यमिक शिक्षा होगी जो कि 6 वर्षीय होगी, जिसमें 11 वर्ष से 17 वर्ष की आयु का बच्चा प्रवेश लेगा। पॉइंट नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 6 में जूनियर प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चे में से केवल औसत से ऊंची योग्यता वाले बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 6 में जूनियर प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चे में से केवल औसत से ऊंची योग्यता के बच्चे को ही प्रवेश दिया जाएगा, जो कुल संख्या के 20% के लगभग होंगे, यानी कि कुल संख्या जितनी भी होगी उसके 20% के लगभग होंगे, और शेष 80% छात्रों को सीनियर बेसिक स्कूलों की कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, हाई स्कूल 2 प्रकार के होंगे, साहित्यिक जिसको एकेडमिक कहते हैं और प्राविधिक जिसको टेक्निकल कहते हैं। तो 2 प्रकार के स्कूल होंगे, एक तो हाई स्कूल होंगे
हाई स्कूल दो प्रकार के होंगे, एक तो साहित्यिक होंगे, दूसरे प्राविधिक होंगे, यानी कि एक तो एकेडमिक होंगे और दूसरे सीनियर होंगे। साहित्यिक स्कूलों में कला और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी और प्राविधिक स्कूलों में व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जाएगी। दोनों प्रकार के स्कूलों में प्रथम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का समान रहेगा। आगे के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 9 से कक्षा 11 में कुछ विषय समान रहेंगे, जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि, शारीरिक शिक्षा और कुछ विषय अलग होंगे। जिसमें पॉइंट नंबर 1, साहित्यिक स्कूलों में आधुनिक भारतीय भाषाओं, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कला, संगीत, नागरिक शास्त्र, ये सब बताए जाएंगे। प्राविधिक स्कूलों में काष्ठ कला, धातु कला, वास्तुकला, चर्म कार्य, साधारण इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वाणिज्य, बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग, अकाउंटेंसी और व्यापार पद्धति। पॉइंट नंबर 6, दोनों प्रकार के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी कि दोनों प्रकार के जो विद्यालय होंगे दोनों में ही बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पॉइंट नंबर 7, माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश की दृष्टि से ही विकसित न की जाए, यह अपने में पूर्ण इकाई होनी चाहिए। तो माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश की दृष्टि से ही विकसित न की जाए, यह अपने में पूर्ण इकाई होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, दोनों प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें देखो ये बात कही गई है कि अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए, कि दोनों प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में, किस प्रकार के स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। माध्यम कौन सा होना चाहिए? अनिवार्य क्या अनिवार्य इंग्लिश तो अनिवार्य होनी चाहिए, और शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए समझाने के लिए। पॉइंट नंबर 10, अध्यापकों का प्रशिक्षण, उनकी सेवा शर्तें और वेतनमान वही है जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पहले से ही निश्चित किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 11, योग्य और निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति की जानी चाहिए, परंतु 50% छात्रों तक ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 12, अति निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, जो अति निर्धन छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए। पॉइंट नंबर 13, इस स्तर पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालय होने चाहिए, बालकों के लिए अलग और बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय। पॉइंट नंबर 14, विद्यालयों में अध्यापक और छात्र का अनुपात 1:20 होना चाहिए। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव, तो सार्जेंट योजना के उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। बोर्ड ने सबसे पहले तो तत्कालीन विश्वविद्यालयों की उपलब्धि की प्रशंसा की और उसके बाद उनके गिरते हुए स्तर के प्रति चिंता व्यक्त की। उसने विश्वविद्यालयीय उच्च शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से इंटरमीडिएट कक्षाएं समाप्त कर दी जाए। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से इंटरमीडिएट कक्षाएं समाप्त कर दी जाए और इसका प्रथम वर्ष कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए। जो प्रथम वर्ष है कक्षा 11 उसको माध्यमिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए और द्वितीय वर्ष यानी कि कक्षा 12 स्नातक शिक्षा से जोड़ दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्षीय कर दिया जाए। पाठ्यक्रम 3 वर्षीय कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए नियम कठोर कर दिए जाएं। ये ऐसे हों कि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण 15 छात्रों में से केवल 1 छात्र के अनुपात में ही प्रवेश ले सकें। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण 15 छात्रों में से केवल 1 छात्र ही उसमें प्रवेश ले सके। पॉइंट नंबर 3, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपयोगी बनाया जाए और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की उचित व्यवस्था की जाए। तो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपयोगी बनाया जाए और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान यानी कि रिसर्च की उचित सुविधा की जाए। पॉइंट नंबर 4, विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यों में एकरूपता लाने और उन्हें आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अनुदान देने के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान समिति
यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी कहते हैं, उसका गठन किया जाए। पॉइंट नंबर 5, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 6, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। पॉइंट नंबर 7, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या बहुत कम है, महिला छात्राओं को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पॉइंट नंबर 8, निर्धन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाए और लगभग 1/3 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाए। पॉइंट नंबर 9, शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच निकट का संपर्क स्थापित किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों में उपकक्षा प्रणाली यानी कि ट्यूटोरियल सिस्टम की व्यवस्था की जाए। औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव, यानी कि सार्जेंट योजना के औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। तो बोर्ड की सम्मति में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा सामान्य शिक्षा से भिन्न है। औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा सामान्य शिक्षा से भिन्न है, इसलिए इसका प्रशासन एवं संगठन अलग से होना चाहिए। इस संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 1, देश में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की जाए। यह परिषद तकनीकी शिक्षा की नीति का निर्धारण करेगी और विभिन्न प्रकार की तकनीकी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। पॉइंट नंबर 2, देश के उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में 4 वर्ग के व्यक्तियों की मांग है: अर्धकुशल कर्मकार, कुशल कर्मकार और कनिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों की मांग है, जिसमें अर्धकुशल कर्मकार, कुशल कर्मकार, कनिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी। इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जाए। पॉइंट नंबर 11, अर्धकुशल कर्मकार यानी कि सेमी स्किल्ड क्राफ्टमैन। तो इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था सीनियर बेसिक स्कूलों में की जाए। किसमें? सीनियर बेसिक स्कूलों में की जाए। पॉइंट नंबर 2, कुशल कर्मकार यानी कि स्किल्ड क्राफ्टमैन। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों के स्कूलों में की जाए। किन स्कूलों में? कुशल कर्मकार यानी कि स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों स्कूलों में की जाए, जो उद्योग के स्कूल हैं। और इन स्कूलों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का कम से कम मिडिल पास होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, कनिष्ठ अधिकारी और फोरमैन। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव और फोरमैन, इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था तकनीकी हाई स्कूलों में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी और अनुसंधानकर्ता यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव एंड रिसर्च वर्कर और इनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था तकनीकी महाविद्यालयों यानी कि टेक्निकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के तकनीकी शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में की जानी चाहिए। इनमें माध्यमिक शिक्षा उच्च श्रेणी में पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि वाणिज्य शिक्षा 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। वाणिज्य शिक्षा 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए, बैंकिंग और अकाउंटिंग में। तो बैंकिंग और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, बैंकिंग और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। पॉइंट नंबर 4, बोर्ड ने 2 प्रकार के तकनीकी स्कूल और कॉलेज स्थापित करने का सुझाव दिया: पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम और अल्पकालीन यानी कि पार्ट टाइम। पूर्णकालिक उन छात्र छात्राओं के लिए जो किसी उद्योग अथवा किसी व्यवसाय में कार्य करना चाहते हैं। पूर्णकालिक उन छात्र छात्राओं के लिए हैं जो किसी उद्योग में किसी व्यवसाय में कार्य करना चाहते हैं। और अल्पकालीन यानी कि पार्ट टाइम उन व्यक्तियों के लिए हैं जो किसी उद्योग या व्यवसाय में कार्यरत हैं, यानी कि पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए पार्ट टाइम है। मंदबुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा। तो सार्जेंट योजना में मंदबुद्धि और विकलांग बालकों की शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि बोर्ड की सम्मति में मानसिक दृष्टि से पिछड़े और शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालकों की शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। बोर्ड की सम्मति में मानसिक दृष्टि से पिछड़े और शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालकों की शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।
इनकी शिक्षा के संदर्भ में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? नंबर 1, मंद बुद्धि यानी कि गूंगे बहरे और अपंग बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय खोले जाएं। जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, गूंगे बहरे बच्चे हैं और अपंग बच्चे हैं, उनके लिए अलग अलग विद्यालय खोले जाएं। पॉइंट नंबर 2, इन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव बोर्ड की सम्मति में किसी भी शिक्षा योजना में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उसके विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और इस संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 1, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य हो। पॉइंट नंबर 2, विद्यालय का पर्यावरण स्वच्छ हो, कमरे बड़े हों और बैठने का फर्नीचर उपयुक्त हो। पॉइंट नंबर 3, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 4, छात्रों के स्वास्थ्य की जांच 6, 11 और 14 वर्ष की आयु पर की जाए। यानी कि छात्रों के स्वास्थ्य की जांच 6 वर्ष पर, 11 वर्ष पर, 14 वर्ष की आयु पर की जानी चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं छात्रों के संचित अभिलेख यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स में अंकित किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, विद्यालयों में साधारण रोगों की चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था हो। विद्यालय में जो साधारण रोग हैं उनकी चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 7, दुर्बल छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यानी कि जो कमजोर छात्र हैं, दुर्बल छात्र हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। छात्र छात्राओं के लिए मनोरंजनात्मक और सामाजिक क्रियाएं। तो सार्जेंट रिपोर्ट में छात्र छात्राओं के लिए मनोरंजनात्मक और सामाजिक क्रियाओं के बारे में क्या कहा गया? तो बोर्ड की सम्मति में छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन आवश्यक है और उन्हें राष्ट्र का समर्पित नागरिक बनाने के लिए सामाजिक कार्य आवश्यक है। इस संदर्भ में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों में शारीरिक व्यायाम, उद्यान रखरखाव, लोक नृत्य, लोकगीत, अभिनय, जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 2, हाई स्कूल में इन सब के लिए वाद विवाद और अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और समाज सेवा कार्यों का आयोजन किया जाए। पॉइंट नंबर 3, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी रुचि की साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन किया जाए और समाज सेवा के कार्यों की व्यवस्था की जाए। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। तो सार्जेंट रिपोर्ट में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि इस योजना में शिशु और जूनियर बेसिक स्तर पर 1:30, सीनियर बेसिक स्तर पर 1:25 और हाई स्कूल स्तर पर 1:20 शिक्षक छात्र अनुपात का सुझाव दिया गया। दोबारा सुनेंगे। सार्जेंट योजना में शिशु और जूनियर बेसिक स्तर पर जूनियर बेसिक स्तर पर 1:30, सीनियर बेसिक स्तर पर 1:25 और हाई स्कूल स्तर पर 1:20 शिक्षक छात्र अनुपात का सुझाव दिया गया। बोर्ड ने अनुमान लगाया कि तब आगे आने वाले 40 वर्षों में अलग से 20 लाख प्राथमिक शिक्षक और 2 लाख माध्यमिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी और इस संदर्भ में उसने अपने सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक और जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए जूनियर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मिडिल पास हो और यह प्रशिक्षण 2 वर्ष की अवधि का हो। पॉइंट नंबर 2, सीनियर बेसिक स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सीनियर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। इनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास हो और प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष हो। पॉइंट नंबर 3, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक पास हो और प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की हो। पॉइंट नंबर 4, सभी प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 5, जहां तक संभव हो सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय आवासीय होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में
प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। निर्धन प्रशिक्षणार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाए। पॉइंट नंबर 8, योग्य व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए सभी स्तर के शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि की जाए। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। तो सार्जेंट रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव के बारे में क्या बात कही गई? तो बोर्ड की सम्मति में 10 वर्ष से कम आयु के निरक्षर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहिए। यानी कि बोर्ड की सम्मति में जो सार्जेंट प्लान है उसके अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के जो निरक्षर बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहिए। और 10 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के जो निरक्षर बच्चे, युवक, प्रौढ़, इन सब के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढ़ों को केवल साक्षर बनाना नहीं होना चाहिए, उन्हें व्यवहारिक और व्यावसायिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना भी होना चाहिए। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढ़ों को केवल साक्षर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको व्यवहारिक और व्यावसायिक ज्ञान और कौशल भी प्रदान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जैसी शिक्षा उनके क्षेत्र में जरूरी है उसी के हिसाब से उनको शिक्षित करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, 10 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के निरक्षर लड़के लड़कियों के लिए अलग से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए जाने चाहिए। 10 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के निरक्षर लड़के लड़कियों के लिए अलग से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, 17 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक के युवक एवं प्रौढ़ पुरुषों और महिलाओं के लिए ये केंद्र समान हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रारंभ में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाए जाएं। यानी कि प्रारंभ में जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है वो प्राथमिक विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसमें और स्वास्थ्य केंद्रों में चलाए जाएं और बाद में आवश्यकता अनुसार इनका विस्तार किया जाए। पॉइंट नंबर 7, प्रौढ़ शिक्षा की अवधि कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर 25 से अधिक प्रौढ़ न रखे जाएं। यानी कि एक केंद्र पर केवल और केवल 25 प्रौढ़ रखे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, प्रौढ़ शिक्षा को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए। यानी कि टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाए। पॉइंट नंबर 10, प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर वाचनालय और पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 11, प्रौढ़ शिक्षा की निरंतरता हेतु संपूर्ण देश में 20 वर्षों के अंदर जगह जगह सार्वजनिक वाचनालयों एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए। सार्जेंट योजना 1944 का मूल्यांकन। अब बात करेंगे सार्जेंट योजना 1944 का मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ सार्जेंट प्लान 1944। किसी भी वस्तु, विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। सार्जेंट योजना एक शिक्षा योजना है। इसके मूल्यांकन का मानदंड इसकी उपयोगिता ही हो सकती है। अतः हमें यह देखना होगा कि इसने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को क्या दिशा दी, उसका क्या प्रभाव पड़ा और वह हमारे लिए कितनी उपयोगी साबित हुई। इस दृष्टि से इस योजना के निम्नलिखित गुण दोष हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सार्जेंट योजना के गुण। सार्जेंट योजना के प्रमुख गुण निम्नवत थे। पॉइंट नंबर 1, सार्जेंट योजना ब्रिटिश काल की पहली शिक्षा योजना थी जिसे भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया था और सही अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी। तो सार्जेंट योजना ब्रिटिश काल की पहली शिक्षा योजना थी जिसे भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया था और यह सही अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश काल की यह पहली शिक्षा योजना है जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक
उसके सभी पक्षों, प्रशासन व संगठन आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया गया और उसका कार्यक्रम बनाया गया। तो ब्रिटिश काल की पहली योजना, जिसमें शिक्षा के सभी स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, और उसके सभी पक्षों, प्रशासन और संगठन आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया गया और उसका कार्यक्रम बनाया गया। पॉइंट नंबर 3, भारत में ब्रिटिश काल में अब तक जितना भी शैक्षिक चिंतन हुआ है, उसका मूल आधार यह था कि भारतीय यूरोपीय ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सकेंगे, भारतीय यूरोपीय ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सकते। और इस योजना के निर्माताओं ने भारतीयों को भारतीय पद्धति से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिपक्व कर यथा ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। पॉइंट नंबर 4, यह ब्रिटिश काल की पहली शिक्षा योजना थी जिसे पूरा करने के लिए समय भी निश्चित किया गया, 40 वर्ष, और उसके लिए अनुमानित व्यय भी बताया गया जो कि 313 करोड़ रुपए था। पॉइंट नंबर 5, इस योजना में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए गए और स्पष्ट किए गए। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए गए, उनको स्पष्ट किया गया। पॉइंट नंबर 6, इस योजना में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक कार्यों में तालमेल रखने के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया। तो इस योजना में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक कार्यों में तालमेल रखने के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया। पॉइंट नंबर 7, इस योजना में देश भर के व्यावसायिक निर्देशन केंद्र और रोजगार कार्यालय खोलने का सुझाव दिया गया और इससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या हल होती। पॉइंट नंबर 8, यह भारत की सर्वप्रथम योजना थी जिसमें पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सुझाव दिया गया। पॉइंट नंबर 9, इस योजना में माध्यमिक और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए गए। इन स्तरों पर केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश देने का सुझाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। पॉइंट नंबर 10, ध्यान दे। पॉइंट नंबर 10, यह पहली योजना थी जिसमें मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी। तो पहली शिक्षा योजना थी जिसमें मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी, ये पहली योजना थी। पॉइंट नंबर 11, इस योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण की पूरी योजना तैयार की गई थी। पॉइंट नंबर 12, यह भारत की पहली शिक्षा योजना थी जिसमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था और उसकी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई थी। पॉइंट नंबर 13, यह भारत की पहली शैक्षिक योजना थी जिसमें शैक्षिक अवसरों की समानता की ओर कदम बढ़ाया गया था। अब बात करते हैं सार्जेंट योजना के दोष। तो सार्जेंट योजना के प्रमुख दोष निम्नवत थे। पॉइंट नंबर 1, सार्जेंट योजना बड़ी दीर्घकालिक योजना थी, यानी कि बड़ी योजना थी जो कि 40 वर्षीय योजना थी। पॉइंट नंबर 2, सार्जेंट योजना को पूरा करने के लिए जिस धनराशि की, यानी कि 313 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया गया था, 313 करोड़ की धनराशि का अनुमान लगाया गया था और वह अपने आप में अपर्याप्त थी। फिर भी यह नहीं बताया जा सकता कि उतनी बड़ी धनराशि का स्रोत क्या होगा, मतलब इतनी बड़ी जो धनराशि है 313 करोड़ रुपए, वो कहाँ से आएंगे, उसका सोर्सेज क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, यह योजना उद्योग प्रधान देश इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली के आधार पर तैयार की गई थी और इसमें औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी शिक्षा में सबसे अधिक बल कृषि शिक्षा पर होना चाहिए था। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि यह शिक्षा योजना अब तक की शिक्षा नीतियों में सबसे अधिक व्यापक, यानी कि सबसे अधिक बड़ी है, परंतु फिर भी कुछ पक्ष अछूते रह गए, जैसे चिकित्सा शिक्षा, महिला शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। सार्जेंट योजना का प्रभाव, यह योजना भारत के लिए बहुत उत्साहवर्धक थी। सार्जेंट योजना का प्रभाव क्या रहा? यह योजना भारत के लिए बहुत उत्साहवर्धक थी। केंद्रीय सरकार ने इसे प्राप्त करते ही
इसके क्रियान्वयन हेतु पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया और प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए 10 करोड़ देना भी स्वीकार किया। 10 करोड़, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उसने 40 वर्षीय इस योजना को 16 वर्षों में पूरा करने की योजनाएं बनाने के लिए भी आदेश दिया। यानी कि 40 वर्ष की योजना थी, इसको 16 वर्ष में पूरा करने की योजना बनाने का आदेश दिया। प्रथम पंचवर्षीय शैक्षिक योजना के अनुपालन में दिल्ली में सन 1945 में पॉलिटेक्निक शिक्षा ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन, सन 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना की गई। शिक्षा के हर स्तर पर योजनाबद्ध कार्य शुरू हुए, परंतु किसी भी स्तर की शिक्षा को संतोषजनक प्रगति प्राप्त नहीं हुई। यह तथ्य निम्नांकित तालिका में एक नज़र में देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। और उसी बीच सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हमने अंग्रेजों के द्वारा निर्मित शिक्षा योजना होने के कारण शंका की दृष्टि से इसे देखा और स्वतंत्र भारत के लिए नए सिरे से शैक्षिक योजना बनाने के प्रयास शुरू किए। यह वो तालिका है। शिक्षा की प्रगति 1937 से 1947, लगभग 10 साल में। तो वर्ष 1936 से 1937 स्कूलों की संख्या 1,12,244, छात्रों की संख्या, स्कूलों की संख्या, छात्रों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या और ऐसी महाविद्यालयों की संख्या और उनके छात्रों की संख्या इसमें लिखी गई है। तो इस टेबल को देख लेंगे बहुत ध्यान से। सरकार ने पहली बार नेक इरादे से इस शिक्षा योजना का निर्माण कराया और यह योजना अपने सही अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी, परंतु स्वतंत्र होते ही हमने उसे शक की निगाह से देखना शुरू किया और स्वतंत्र भारत के लिए नई शिक्षा योजना बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। परंतु हम अभी तक कुछ नया नहीं कर पाए और नहीं कहा जा सकता है। यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए और समझा जाए तो हमारे देश में स्वतंत्र होने के बाद जो कुछ भी शैक्षिक चिंतन हुआ है उसका मूल आधार वुड का घोषणा पत्र 1854, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, वर्धा योजना 1937 और सार्जेंट योजना 1944 ही रहे। तो ये थी सार्जेंट रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें।